सो हेलो ऑडियंस, यू आर वॉचिंग एनिमे रैंकर्स। इरेज्ड एनिमे एक ऐसा एनिमे जिसमें सब कुछ मिलेगा, थ्रिल, एक्शन, ड्रामा, सैडनेस, सब कुछ। ये एनिमे फॉलो करता है सातोरू फुजियामा की स्टोरी को, जो कि 29 ईयर्स का है और वो एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है। और इसी के साथ साथ उसके पास एबिलिटी है टाइम में पीछे जाने की और बुरे हादसों को रोकने की। और एक बार अपने एक चाहने वाले के मर्डर के बाद वो टाइम में बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया, जितना वो आज तक कभी नहीं गया था, एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी को रोकने के लिए, जो कि अभी होने वाली थी। तो अगर आप लोग की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं और आप पता करना चाहते हैं कि मैं किस ट्रेजेडी की बात कर रहा हूँ और वो मर्डर किसका हुआ था, तो आपको मेरे पूरी वीडियोस देखनी होंगी। तो जल्दी जल्दी इस पूरी वीडियो को देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो यह एनिमे स्टोरी एक मांगा आर्टिस्ट की, जिसका नाम है सातोरू, जो कि एक लड़का है और 29 ईयर्स का है। और वो मांगा अच्छे से नहीं लिख पाता, इसलिए वो उसे अपना करियर नहीं बना सकता। इसलिए वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। एक लड़की की अदाकारी भी वहीं काम करती है। और अब सातोरू 3:15 पर पिज़्ज़ा डिलीवरी करने चला जाता है। इसके बाद उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है और जिसको वो रिवाइवल कहता है। और दोबारा 3:15 पर टाइम पर पहुंच जाता है और ये कुछ बुरा होने से पहले उसके साथ हमेशा होता है। इसके बाद सातोरू देखता है कि कहीं इधर उधर कोई गड़बड़ तो नहीं। इसके बाद वो एक ट्रक को देखता है जिसे वो पहचान जाता है कि यहीं पर गड़बड़ है और वो उसे रुकने के लिए कहता है। पर जब वो साइड मिरर में देखता है तो देखता है कि वो बेहोश हो चुका है। और इसके बाद सातोरू स्पीड बढ़ाता है ट्रक को रोकने के लिए, पर आगे से एक लड़का भी क्रॉस कर रहा होता है। और पर सातोरू टाइम रहते ही हैंडल मोड़ देता है ट्रक का और वो बच्चा बच जाता है। इसके बाद आगे से आती गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में सातोरू अपने पास्ट को याद करता है। इसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो बेहोशी से बाहर आता है। 2 दिन बीत चुके थे और काताकारी उसके सामने ही बैठी होती है। अब का जो काताकारी है वो सातोरू से पूछती है कि तुम लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते क्यों नहीं और तुम मुस्कुराते भी नहीं। सातोरू काताकारी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों काम करती हो, जिस पर कातागिरी कहती है कि मेरा एक सपना है। और सातोरू कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम बार बार अपने सपने किसी को बताते हो तो वो पूरे नहीं होंगे। जिस पर कातागिरी कहती है कि मुझे लगता है जो सब तुम बार बार कहते हो वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। अब कातागिरी चली जाती है और सातोरू भी डिस्चार्ज हो जाता है। और वो कहता है कि जो ये फुनेमना है मैं इसे रिवाइवल कहता हूँ। जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है उससे पहले ही मुझे पता चल जाता है और मैं समय से पहले उस चीज़ को ठीक कर देता हूँ। पर मुझे गड़बड़ को खुद ही ढूंढना पड़ता है और उसे सही करना होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा को उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। इसके बाद सातोरू अपने घर आता है और वो देखता है कि किचन में कोई है। वो उसकी मोम ही होती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। सातोरू हमेशा अकेला रहता है, पर उसकी मोम उसे देखने आई थी क्योंकि उसे चोट लगी थी। सातोरू अपनी मोम को होटल में रुकने के लिए कहता है, पर उसकी मोम कहती है कि पैसे की बर्बादी है सिर्फ। अब रात हो चुकी होती है, पर जो सातोरू की मोम है वो जूस पीने के साथ साथ टीवी देख रही होती है, जो कि सातोरू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसा कि न्यूज़ में बताया गया था कि एक छोटी लड़की जो कि किडनैप हुई थी वो अब सुरक्षित है। इसके बाद जो सातोरू की मोम है वो सातोरू से पूछते हैं कि तुम्हें याद है जब तुम 5th ग्रेड में थे तो तुम कितना अजीब बिहेव कर रहे थे जब हमारे नेबर में किडनैपिंग हुई थी। इसके बाद सातोरू रात भर सोचता रहता है कि जब वो 5th ग्रेड में था तो ऐसा क्या हुआ था। फाइनली सातोरू को याद आता है कि जब वो 5th ग्रेड में था तो उसके 2 क्लासमेट्स गायब हो चुके थे, उनका कहीं पर भी कोई अता पता नहीं था। और इसके बाद पुलिस भी आई थी और अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद करता है कि जब वो छोटा था वहाँ वो अकेला ही खेलता था, पर फिर एक लड़का, एक लोकल गाय जिसका नाम यूकी था, उसका असली नाम यूकी नहीं था, वो सिर्फ मैंने रखा। वो अक्सर जो उनकी क्लास में पॉपुलर स्टूडेंट्स थे उनके बारे में उससे पूछता रहता था। सातोरू के साथ खेलता था, पर 6 महीने बाद जब वो 2 स्टूडेंट्स गायब हुए, यूकी को अरेस्ट कर लिया गया एक सीरियल किडनैपर और किलर के रूप में। और अगले दिन सातोरू और उसकी मम शॉपिंग पर आए होते हैं और तभी जो सातोरू है वो उसे दोबारा रिवाइवल महसूस होता है। इसका मतलब कुछ ज़्यादा बुरा होने वाला था। वो इधर उधर देखता है पर उसे कुछ भी गलत नज़र नहीं आता, इसलिए वो अपनी मोम को भी कहता है कि आप भी मेरे साथ ढूंढो। और इसके बाद उसकी मोम और वो दोनों इधर उधर कुछ अजीब होता हुआ देखने लगते हैं। इसके बाद सातोरू की मोम को एक आदमी पर शक होता है जो कि एक बच्ची को ले जा रहा होता है कार में, पर इसके बाद वो कार को तो ले जाता है पर लड़की को वहीं छोड़ देता है। ये रिवाइवल तो खाली चला गया सातोरू का, पर जो सातोरू की मोम है वो उस गाड़ी की फ़ोटो ले लेती हैं। इसके बाद कातागिरी उनके साथ ज्वाइन हो जाती है और उनके घर पर चली जाती है क्योंकि आज वो करी बनाने वाले थे। तो हम देखते हैं कि वही गाड़ी वाला उन पर नज़र रख रहा होता है। इसके बाद कातागिरी और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने घर जाने के लिए कहती है और फिर सातोरू भी उसे घर छोड़कर आने के लिए खड़ा होता है। साइकिल पर कातागिरी को घर छोड़ने के बाद जब सातोरू अपने घर वापस आता है तो सातोरू की मोम कहती हैं सातोरू को कि आज सुपरमार्केट में जो तुमने कहा था वो शायद सही था। और जो अगला सीन है वो हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर सातोरू है वो बुक स्टोर पर आया होता है और क्रिमिनल्स के बारे में एक बुक पढ़ता है, जहाँ पर उसे कायो हिनाजुकी के बारे में पता चलता है, जो कि उसकी ही एक क्लासमेट थी, जो कि 18 साल पहले किडनैप हो चुकी थी एक पार्क में, क्योंकि वो अकेली वहाँ खड़ी रहती थी। और वही लास्ट समय था
जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। अगर मैं उसे साथ घर चलने के लिए कहता तो शायद वो आज जिंदा होती। अब सातोरू की मॉम दोबारा सुपरमार्केट आती हैं और कहती हैं कि ज़रूर उसने अपना मन बदल लिया होगा उसने, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जानता था और मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं ना कहीं तो देखा है, पर कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाती हैं और उसे पहचान जाती हैं कि वो कौन है, जिसका नाम वो शिरातोरी बताती हैं। इसके बाद वो किसी को फ़ोन करके कहती हैं कि हमें मिलना होगा। इसके बाद वो घर आती हैं और कहती हैं कि सब के बारे में मुझे सातोरू को बताना होगा। अब पीछे मुड़कर देखती हैं, उन्हें सातोरू की आवाज़ लगती है, पर वो सातोरू नहीं था और वो उसे चाकू मारता है और मार देता है। इसके बाद सातोरू की मॉम अपना फ़ोन उठाने की कोशिश करती हैं ताकि वो सातोरू को फ़ोन कर सके, पर वो फ़ोन उठाकर वहाँ से चला जाता है और सातोरू की मॉम रोने लगती हैं और सातोरू को याद करने लगती हैं। मर्डर जब जाने जा रहा होता है तभी सातोरू सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा होता है। इसके बाद वो उसका पूरा चेहरा तो नहीं देख पाता, पर सिर्फ आंखें देख पाता है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद तो वो गायब भी हो जाता है। अब सातोरू नीचे एक चीट देखता है, उसे उठाता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो हैरान रह जाता है। उसकी मॉम नीचे पड़ी होती हैं और जब वो उनके पास जाता है तो देखता है कि उनका मर्डर हो चुका होता है। इसके बाद वहाँ पर उनकी नेबर आ जाती हैं और पुलिस को कॉल कर देती हैं। सातोरू कुछ नहीं समझा पाता और पुलिस वहाँ पर आ जाती है और सातोरू एक क्रिमिनल बन चुका था। वो वहाँ से भागने लगता है और फिर से एक रिवाइवल होता है, पर अब की बार ये पहले से अलग था। सातोरू की इस जगह जानी पहचानी सी लगी। इसके बाद वो देखता है कि उसका एक क्लासमेट दौड़ रहा होता है। सातोरू ये सब देखकर हैरान रह गया था कि अब वो 10 साल पहले जहाँ वो पढ़ा करता था उसी स्कूल पर आ गया है, जो कि अनबिलीवेबल है। अब इसके बाद सातोरू फुजियामा अपनी क्लास में आ जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है ये सब देखकर। अब टीचर क्लास में आते हैं और सातोरू को अंदर आने के लिए कहते हैं। सातोरू को पता नहीं कि वो कहाँ बैठा करता था, इसलिए वो कायो हिनाजुकी की सीट पर बैठ जाता है। सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और अब वो अपनी सीट ढूंढता है और फाइनली अपनी सीट ढूंढ लेता है। और अब सातोरू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये रिवाइवल इतना पीछे 18 साल पहले क्यों है। और अब सातोरू ये सबसे परेशान होकर अपना बैग उठाकर भागने लगता है और कहता है कि अगर ये रिवाइवल है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी साइड में से कायो हिनाजुकी गुजरती है और यही लड़की कायो है, जो कि मंडे को हमेशा लेट आया करती थी। और अब सातोरू अपने घर पर वापस आता है और उसे चाबी भी याद थी कहाँ रखती थी उसकी मॉम, क्योंकि सातोरू की मॉम जॉब किया करती थी, इसलिए वो घर पर भी नहीं थी। सातोरू को अपने घर की ऐसी हालत देखकर अपने पुराने दिनों की याद आती है जब वो अपनी मॉम के साथ रहता था, पर फ्यूचर में उसकी मॉम का मर्डर हो चुका है। अब सातोरू सो जाता है और उसकी मॉम घर पर आती है। उसकी मॉम पहले से यंग लग रही थी और अपनी मॉम को जिंदा देखकर सातोरू बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी मॉम से पूछते हैं तुम क्या खाओगे, हैमबर्गर या फिर मीट बॉल्स, जिस पर सातोरू कहता है कि मैं हैमबर्गर खाऊंगा। और तभी उसके लिए हैमबर्गर तैयार हो जाता है और सातोरू रोने लगता है और उसकी मॉम कहती हैं कि मैंने इतना भी अच्छा नहीं बनाया कि तुम्हें रोना पड़े। और सातोरू अपने मन में सोचता है कि हमने ऐसे वक्त भी साथ बिताए हैं, क्या मैं ये सब भूल गया हूँ? नहीं, शायद ऐसा नहीं है, शायद मैंने ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया पहले, और शायद ये एक चांस है जो वक्त मैंने गंवा दिया उसे दोबारा जीने का, और इस बार मैं कुछ भी नहीं खोना चाहता। अब अगले दिन सातोरू स्कूल जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं अगले 18 साल फिर से ठीक कर पाऊंगा या नहीं। ये रिवाइवल कुछ बुरा होने को रोकने के लिए होता है। दूसरे शब्दों में इस बार ये मेरी मॉम को बचाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पर यही टाइम पीरियड क्यों? यहाँ तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं। अब सातोरू कायो हिनाजुकी को देखता है जो कि उसकी क्लासमेट थी और वो कहता है कि मुझे याद है कि ये अपनी मॉम के साथ रहती थी। और सातोरू कायो की टांगों पर चोटों के निशान देखता है और अब सातोरू अपने एक और क्लासमेट जिसका नाम कैन्या है उससे मिलाता है, जो कि हमेशा बहुत स्मार्ट स्टूडेंट रहा है। कैन्या सातोरू से पूछता है कि क्या तुम्हें हिनाजुकी पसंद है, क्योंकि तुम उसे पूरे टाइम क्लास में घूर रहे थे। और इसके बाद सभी उसको परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है। और इसके बाद सातोरू के फ्रेंड्स हिनाजुकी को सातोरू को मिलने के लिए कहते हैं झील के किनारे, और जो हिनाजुकी है वो उसे कहती है कि तुम और मैं दोनों फेक हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं फुजियामा, तो ये ख्याल छोड़ दो। जिसको सुनकर फुजियामा शॉक हो जाता है। इसके बाद हिनाजुकी जाने लगती है और सातोरू कहता है कि पर मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। हिनाजुकी कहती है कि तो क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो? इसके बाद सातोरू चुप हो जाता है और हमें पता चलता है कि कोई उन्हें दूर से देख रहा था, जो कि उन पर बहुत देर से नज़र रख रहा था। अब अगले दिन का क्लासरूम का सिनेमा दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी जो उसके फ्रेंड्स हैं उसे दोबारा छेड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो कल बात करके आया था हिनाजुकी से। और इस बीच में जो कैन्या है वो उन्हें रोकता है और कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सब लोग जाने लगते हैं और वो कहते हैं कि सातोरू तुम्हारे ग्लव्स कहाँ हैं? जिस पर सातोरू कहता है शायद मैंने उन्हें हाइड आउट पर गिरा दिया, जिस पर सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने बताया था ना कि हमें हाइड आउट पर नहीं जा सकते जब तक बर्फ़ गिर रही है, क्योंकि उसमें पैरों के निशान रह जाते हैं। सातोरू ये सुनकर थोड़ा सा डर जाता है, जिस पर कैन्या ये सब समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जो सातोरू है वो घर जाने से पहले कैन्या को थैंक यू कहता है पहले के लिए, और जिस पर कैन्या कहता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो सातोरू, है ना?
जिसको सुनकर सातोरू शॉक हो जाता है कि वो सोचता है कहीं से पता तो नहीं चल गया। और जो कहना है वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। और जो कहना है वो कहता है कि क्या तुमने कॉम्पोजिशन कलेक्शन को पढ़ा है, जिस पर सातोरू कहता है कि नहीं। वो कहना कहता है कि उसे ज़रूर पढ़ो एक बार, अगर तुम्हें मौका मिले तो कल मिलते हैं। इसके बाद सातोरू स्मॉल वेव बिग वेव के नाम से एक किताब है जो कि हिनाजुकी ने ही अपना एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उसको पढ़ता है। और जब सातोरू उस आर्टिकल को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं दूर एक आइलैंड पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई ना हो, कोई इंसान ना हो, जहाँ पर कोई एडल्ट्स नहीं होंगे, ना बच्चे ना क्लासमेट्स। उस आइलैंड पर मैं जब चाहूँ मैं पेड़ चढ़ सकती हूँ, जब चाहूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जब मैं चाहूँ तैरूँ, और किसी को फिर भी कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसे टाउन के बारे में सोचकर जहाँ पर मैं ना हूँ मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता है। अब सातोरू थोड़ा थोड़ा हिनाजुकी को जानने लगा था। इसके बाद वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए अपने दोस्तों को बुला सकता हूँ, जिस पर उसकी मॉम कहती है हाँ ठीक है, पर ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। इसके बाद जो सातोरू है वो सोचने लग जाता है कि शायद अगर मैं ये सब करता रहूँ तो मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ और अपनी मॉम को बचा पाऊँगा। इसके बाद जो अगला दिन है हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातोरू कहता है कि मुझे पता है कि उसकी मॉम उसे बहुत बुरी तरह मारती हैं, इसलिए वो घर जल्दी नहीं जाती जब तक शाम नहीं हो जाती, सब रात नहीं हो जाती, वो पार्क में रहती है। इसके बाद सातोरू वहाँ पर आ जाता है पार्क में और हिनाजुकी को कहता है कि मैं तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करना चाहता हूँ। सातोरू उसे इन्वाइट तो कर रहा था पर उसे पता था कि उसकी मॉम उसे हर बार बहुत ज़्यादा मारती हैं अगर वो जल्दी घर चली जाती है और उस पर ही अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। सातोरू फिर भी उसे एक इनविटेशन कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हो। हिनाजुकी कहती है कि बहुत से लोग और भी आ रहे होंगे, तो फुजियामा कहता है कि नहीं, सिर्फ 5, वो भी सिर्फ हमारे ही दोस्त हैं। और इसके बाद हिनाजुकी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है और कहती है कि कल मिलते हैं। अब सातोरू पार्क को अच्छे से देखता है और कहता है कि यही वो जगह है जहाँ पर लास्ट बार हिनाजुकी को देखा गया था। उसकी बॉडी भी बर्फ़ पिघलने के बाद ही मिली थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं हिनाजुकी को इस पार्क में अकेला रहने ही नहीं दूंगा। सातोरू बताता है कि 3 लोग किडनैप हुए थे, आया, हिरोमी और कायो, जिसमें से सिर्फ कायो ही 10 साल की थी। उसकी किडनैपिंग किसी एक्स डे के दिन हुई होगी जो कि 1 मार्च और उसके बर्थडे डेट के बीच में है। अब हमें एक हमारा नाम के लड़के से मिलाया जाता है जो कि स्कीम में मास्टर होता है। अब उसके बीच और फुजियामा के बीच रेस होती है जिसमें सातोरू उतना ज़्यादा श्योर नहीं होता है जीतने के बारे में। वो कहता है कि क्या जीतना सही रहेगा, ये लड़का रोज़ ट्रेनिंग करता है, क्या मतलब है मेरे लिए जो जीतने का। इसके बाद जो सातोरू है वो जानबूझकर हार जाता है उससे, जिस पर हमारा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। अब जो सातोरू है वो कहता है कि नहीं, ये मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे याद है पिछली बार भी 18 साल पहले मेरे से यही गलती हुई थी और आज फिर से मैंने उस गलती को दोबारा कर दिया। क्या इसका मतलब मैं कुछ नहीं बदल सकता। अब इसके बाद सातोरू कायो के पास आता है और उससे कहता है कि कायो तुम्हारी बर्थडे डेट क्या है, जिस पर हिनाजुकी कहती है कि तुम और मैं दोनों फेक हैं फुजियामा, और वो वहाँ से चली जाती है। अब सातोरू फर्स्ट हाफ में आ जाता है उसकी बर्थडे डेट देखने के लिए, पर उसके सेंसेई यानी टीचर उसे पीछे से रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें उसे डायरेक्टली पूछना चाहिए था। अब जब वो डेट देखते हैं तो कायो हिनाजुकी और उसकी डेट सेम ही होती है बर्थडे की। अब जो सातोरू है वो कहता है कि एक्स डे यानी कि 1 मार्च है। अब सिर्फ 11 दिन बचे थे। और इसके बाद जो सातोरू है वो पार्क में आता है जहाँ पर वो हिनाजुकी को नहीं मिलता पर यूकी में उसे मिल जाता है और यूकी को देखकर वो खुश होता है और उसके घर जाता है और कहता है कि वो 23 साल का है, मुझसे बड़ा है, पर वो अच्छा इंसान है। सातोरू से पूछता है क्या तुम कायो को जानते हो। इसके बाद वो कहता है कि हाँ, वो लड़की जो पार्क में हमेशा अकेली रहती है, हाँ वो अपनी मॉम से दूर रहती है, हाँ मैं उसे थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। इसके बाद सातोरू अपने मन में कहता है कि यूकी वही इंसान है जो कि कायो के किडनैपिंग के केस में जेल जाने वाला है। पर सातोरू ये जानता था कि यूकी ऐसा नहीं कर सकता और वो अच्छा इंसान है और प्रॉमिस करता है कि मैं उसे बचा कर रहूँगा। देन सातोरू कायो के घर पर आता है जहाँ पर वो घर पर नहीं होती और जब वो बैकयार्ड में देखता है तो वहाँ पर उसके ग्लव्स बुरी तरह जले हुए और उसकी बुक्स बिखरी हुई मिलती हैं। अब वो बेसमेंट में देखता है तो वहाँ पर कायो बहुत ही बुरी हालत में मिलती है उसे। उसने तक कपड़े भी नहीं पहने होते, इसलिए सातोरू अपना कोट उतार कर देने लगता है पर वो बहुत जोर से चिल्लाती है, कहती है कि दरवाजा बंद कर दो। अब कायो की मॉम पीछे से आती है और कहती है कि क्या हुआ कायो, और सातोरू को जोर से पुश कर देती हैं और इसके बाद कायो को बाहर लाती हुई है। वो कहते हैं कि जल्दी घर चलो। अब घर के अंदर आने के बाद वो उसका मुंह पूरी वॉश बेसिन में डाल देती हैं और इतना ही नहीं उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ डालने लगती हैं ताकि उसके चोटों के निशान जल्दी चले जाएं और कोई भी उसे ब्लेम ना करे। अब मंडे की सुबह क्लास में फिर से जो कायो है वो लेट आती है पर उसे एंट्री मिल जाती है। अब स्कूल लंच फीस कलेक्ट कर रहे होते हैं सातोरू और हिनाजुकी। इसके बाद सातोरू को स्टाफ रूम में बुलाया जाता है जहाँ पर उसके टीचर उसे कहते हैं कि क्या तुमने नोटिस किया कि आज फिर कायो लेट आई है, क्योंकि वो तभी सातोरू बोल पड़ता है क्योंकि उसकी मॉम से सैटरडे को बहुत ज़्यादा पीटती हैं और उसके निशान छुपाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कायो को टॉर्चर भी करती हैं।
उसके टीचर बताते हैं कि मैंने चाइल्ड कंसल्टेशन में बहुत बार उसकी कंप्लेंट की है, पर जब भी वो वहाँ पर जाते हैं उनके घर, कायो और उसकी उन दोनों ही घर पर नहीं होते। एक बार अगर चाइल्ड कंसल्टेशन वालों ने कंफर्म कर लिया कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसके बाद हिनाजो के हमारे साथ नहीं पढ़ सकती। उसके बाद सातोरू कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कायो सेफ रहनी चाहिए। अब जब सातोरू अपने डेस्क में देखता है तो वो देखता है कि जो लंच फीस थी वो गायब हो चुकी है। वो सर से कहता है तो उसी की साइड में एक लड़की खड़ी होती है और कहती है कि मुझे लगता है किसी ने उसे चुरा लिया होगा, और वो हिनाजुकी पर इल्जाम लगाती है और सबके बैग चेक करवाती है। जो गरीब होगा वही चोरी करेगा। जब कायो अपना बैग चेक करती है तो उसी में पैसे होते हैं, और वही लड़की कहती है कि देखो कायो ही चोर है, मैंने कहा था। जिस पर सातोरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चुप रहो, कायो कभी भी चोरी नहीं करेगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है भूखी। और अब टीचर कहते हैं कि कायो भी ड्यूटी पर है फीस कलेक्शन की, तो ये आम बात है कि उसके पास भी फीस हो सकती है सातोरू से अलावा। और अब लंच पीरियड ओवर हो जाता है। इसके बाद जो कायो है वो सातोरू को कहती है कि एक बार मिसातो ने उसे अपनी क्रिसमस पार्टी में बुलाया था शो ऑफ करने के लिए, और उसमें जो क्रिसमस ट्री दिखाया था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसके बाद सातोरू कहता है कि चलो मैं तुम्हें क्रिसमस ट्री दिखाऊंगा। अब शाम होने पर कायो और सातोरू जा रहे होते हैं क्रिसमस ट्री को देखने, और जो सातोरू है वो कहता है कि मैंने रेड फॉक्सेस भी देखी हैं। इसके बाद जो रेड फॉक्सेस हैं उनके आसपास घूमने लगती हैं। सातोरू कहता है कि मुझे याद है 18 साल पहले मैंने ये अकेले देखे थे, और उसे थोड़ी सी उम्मीद मिलती है कि फ्यूचर बदल सकता है। अब कायो और सातोरू दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो फाइनली क्रिसमस ट्री के पास पहुंच जाते हैं। क्रिसमस ट्री असल में एक सूखा पेड़ था जिसकी टहनियों पर बर्फ जमी हुई थी, जो कि सुंदर लग रहा था क्योंकि आइस में से तारे चमक रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और कायो सातोरू को कहती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो सातोरू, अभी फरवरी चल रहा है ना कि दिसंबर। और जो सीन है वो स्कूल पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सातोरू के टीचर किसी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, या तो वो कैन्या है या कायो की मॉम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम अगला एपिसोड भी देख पाओ। और हाँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कोई भी मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और तुम सजेशन के साथ साथ रिव्यू बता सकते हो कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए मुझे कमेंट करके बताओ कि वो कैन्या है या फिर कायो की मॉम। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप प्योर लाइन अप्रैल सीरीज को भी देख सकते हो, जहाँ नेक्स्ट वीडियो लिखा है इसके ऊपर जो इमेज है उसके ऊपर क्लिक करो, और आप प्योर लाइन अप्रैल सीरीज को भी देख सकते हो हिंदी में।